गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। यानी कि ऑप्शन ए में है कि छोटा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है। ऑप्शन सी है दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचता है। और ऑप्शन डी है कि पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बच्चों सी, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर किसी पत्थर को किसी ऊंचाई से, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे ऊंचाई है, कोई ऊंचाई पे कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से एक पत्थर को सीधा नीचे ड्रॉप करता है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि क्या है, तो एच है। तो अगर किसी एच ऊंचाई से किसी पत्थर को जब नीचे गिराया जाता है तो ध्यान रहे गिराने का केस अलग होता है और फेंकना अलग चीज़ है। तो अगर ऊपर से नीचे किसी चीज़ को हम गिराते हैं तो उस कंडीशन में उसका यू जो है बच्चों, यू जो है उस पत्थर का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यू जो है वो जीरो हो जाता है। यानी कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिराते हैं तो उसका आरंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो आरंभिक वेग शून्य होगा। अब हम बात करते हैं समय की, इसका समय क्या होता है। तो जब भी ऊपर से नीचे कोई हम पत्थर गिराते हैं तो उसका समय जो है नीचे ज़मीन तक आने में लगता है, वो समय होता है √2h/g, √2h/g। और आप इसको याद रखेंगे। तो अगर आप यहाँ से देखें कि वो समय क्या होता है, तो t = √2h/g, यानी कि वो जो समय जो है वो किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, किस किस भौतिक राशि के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, एक जो है वो एज के ऊपर यानी कि हाइट के ऊपर निर्भर कर रहा है और दूसरा जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो बाकी जो पत्थर के द्रव्यमान पर निर्भर भी नहीं कर रहा है, ना ही कि पत्थर की रचना किस प्रकार है, इनमें से किसी भी बातों के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है और दोनों क्या है, एक ही भवन की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यानी कि भवन का ऊंचाई क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो यानी कि टाइम क्या लग जाएगा, सेम लग जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी पत्थर को किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें समय जो है वो क्या लगता है, तो वो समय समान लगता है। दो अगर पत्थर को उसका द्रव्यमान अलग अलग हो तो भी समान समय लगेगा, और फिर अगर दोनों का द्रव्यमान समान हो तो भी समान समय लगेगा, सिर्फ ऊंचाई समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों। ऑप्शन ए है गुब्बारे पर सुई को तुलना में अधिक दाब डालता है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, और ऑप्शन डी है बच्चों कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करेंगे दाब का जो परिभाषा होता है, जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर। दाब का फॉर्मूला यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि लंबवत बल यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। अब अगर यहाँ से देखें तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, तो एरिया का, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की व्युक्त क्रमानुपाती है। और जब व्युक्त क्रमानुपाती है क्षेत्रफल का, तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है वो घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटेगी तो प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है वो बढ़ेगी, प्रेशर क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ से कि आप एक बात बताएं कि ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होता है, सुई का होता है या फिर नाखून का। तो कहीं ना कहीं नाखून जो है इस तरह से, तो नाखून का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, और सुई का क्षेत्रफल बिल्कुल एकदम कम, देखिए एकदम बिल्कुल पॉइंट के तरह। तो कहीं ना कहीं सुई का क्षेत्रफल क्या है, कम है, और क्षेत्रफल कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नाखून क्या है, तो नाखून पर सुई के तुलना में अधिक दाब डालता है, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी है गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है कि नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है,
ये भी नहीं सही है। और ऑप्शन डी है कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है। तो आप इस वाले रिलेशन को याद रखेंगे कि दाब जो होता है वो क्षेत्रफल का व्युक्त क्रमानुपाती है, यानी कि दाब अगर बढ़ेगा तो अगर क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। आइए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगला क्वेश्चंस क्या है कि क्रिकेट गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। अधिकतम दूरी ऑप्शन ए है बच्चों की 36 से 60 डिग्री का कोण, ऑप्शन बी है 45 डिग्री का कोण, ऑप्शन सी है 30 डिग्री का कोण, और ऑप्शन डी जो है वो है 15 डिग्री का कोण। तो मैं इसका आंसर सबसे पहले बतला देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो कितना होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, जो कि 36 से 45 डिग्री का कोण। अब जो है कि 45 डिग्री का कोण क्यों हुआ, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं थोड़ा सा पहले रिवर्स करूँगा। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास स्पेस कम है, तो स्पेस में पहले बना लेता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ से, अब क्या है बच्चों यहाँ पर कि अगर हम इसको क्या है कि अगर कोई इस तरह से अगर कोई प्लेग्राउंड है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ से अगर हम किसी गेंद को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो गेंद कुछ न कुछ हवा में इस तरह से ऐसे गति करती हुई इतना पर जाकर गिरेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज दूरी, और यही कहलाता है इंग्लिश में रेंज, और हिंदी में कहलाता है बच्चों क्षैतिज दूरी। क्या कहलाता है, तो क्षैतिज दूरी, जिसको दर्शाते हैं आर से। और यहाँ पर इस आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आर बराबर लिखते हैं बच्चों कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी कि जब किसी गेंद को थीटा डिग्री कोण से 36 से थीटा डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी क्षैतिज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से देखें कि वो गेंद अधिकतम दूरी कब तय कर सकता है, तो जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन थीटा क्या होगा, अधिकतम होगा। और साइन थीटा अधिकतम कब हो सकता है, तो बच्चों साइन थीटा अधिकतम जब थीटा का मान जो है वो कितना रखेंगे, तो थीटा का मान जो है वो हम रखेंगे 45 डिग्री। कितना रखेंगे, तो रखेंगे बच्चों 45 डिग्री। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम साइन थीटा का मान अगर रखते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पर है साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन कितना डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन जी। और भैया साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये तो पता होगा कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। तो यहाँ से फाइनली जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। और यही तो आर जो आया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यही जो है वो अधिकतम क्षैतिज दूरी है। यानी कि यही क्या है, तो यहाँ से अगर हम लिखें कि आर इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी, तो यही अधिकतम क्षैतिज दूरी होती है प्रक्षेप गति में। तो कितने डिग्री पर आया है, तो वो आया है बच्चों 45 डिग्री पर, कि जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो, तो कोई भी गेंद अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, तो सबसे पहले तो आपको आर का फॉर्मूला याद रखना है क्षैतिज दूरी का, कि क्या होता है, तो वो होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरी की अधिकतम क्षैतिज दूरी कब जाती है, तो जब थीटा का मान क्या होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है। और अधिकतम क्षैतिज दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम क्षैतिज दूरी का, तो वो क्या होता है, तो वो होता है यू स्क्वायर बटा जी, यू स्क्वायर बटा जी। ये क्या हो जाएगा, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट